चलो साहब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मालिक आप सभी का वापस से स्वागत है। और हम किस चीज़ की बात कर रहे थे साहब? हमने कल चालू किया था चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बिजनेस लॉ, जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चलेगा क्या साहब? साहब सोगा की जो यूनिट नंबर 1 थी वो हमने कल आपके साथ खत्म कर ली थी। चलेगा? आज हम आ गए हैं साहब यूनिट नंबर 2 ऑफ सोगा, जिसका नाम है कंडीशन एंड वारंटीज। साहब अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि जो केस स्टडी आएगी वो मेजॉरिटी ऑफ द केस में यहीं से, इसी यूनिट से आती है। अब केस स्टडी के साथ वैसे ही थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि केस स्टडी थोड़ा सा ट्रिकी होती है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, इसमें आप ये पाएंगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन का लेवल ना ज़्यादा होता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम चाहते हैं कि साहब केस स्टडी को इजीली सॉल्व कर पाएं, तो साहब करना यह है कि इसको बहुत फोकस करके पढ़ना है। करेंगे क्या साहब? मॉड्यूल आपके सामने ओपन है, आपके सामने भी है, तो बस जहां जहां जो जो अंडरलाइन करवाएं, मार्क करवाएं, आप वहां से हम करते जाइए और समझते जाइए। मॉड्यूल साहब मैं ऐसा मानता हूं कि आप वन टाइम ही यूज करने वाले हैं, तो उसको इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि हमें 2-3 बार यूज़ करना है, तो अभी उसको बचा कर रखो, उस पर कवर अवर बढ़िया चढ़ाओ और इसको घर पर जाके अलमारी में बढ़िया व्यवस्थित से रख दिया करो, जहाँ पर मम्मी पापा पैसे रखते हैं। ठीक है? और अगर ऐसा कोई आपका प्लान नहीं है, तो साहब जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े और आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप अपने हिसाब से हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती हो उसमें वहाँ पर साइड में लिख लिया करो। ताकि फायदा ये हो जाता है कि जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे, तो जब आप अपनी खुद की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको तुरंत वो कॉन्सेप्ट रिकॉल भी हो जाता है और याद भी आ जाता है। बात समझ में आ रही क्या मेरी बात? पक्का? चलें साहब शुरुआत करें। श्री गणेशाय नमः। आइए साहब, यूनिट नंबर 2 का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। सब कंडीशन एंड वारंटी को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, जिसका नाम होता है स्टूपुलेशन। क्या बोला साहब मैंने? स्टूपुलेशन। आप जब भी कभी एज अ बायर किसी दुकान पर जाते हैं, अब अपन एक ही दुकान पर चलते हैं, एसी ही को खरीद लेते हैं, चलें? सो साहब हम जगह लोटस और मैंने बोला कि साहब मुझे ना एक एसी चाहिए, एयर कंडीशन। चलेगा? जब भी आप एज अ बायर कुछ खरीदने जाते हो, तो आपको एक चीज आप हमेशा फेस करते होंगे कि साहब जो हमारा सेलर है वो आपको कन्वेंस करने के लिए बहुत सारे कस्में, वादे, प्यार, वफा सब करता है कि साहब ये वो एसी है जिसकी हवा मात्र से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये वो एसी है जब आप इसको अपने इंस्टीट्यूट में लगाएंगे तो आने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये वो एसी है जो आपको आपको आपके जीवन का परम सुख आनंद देगा। अरे देता है कि नहीं देता है? कितने सारे कस्मे वादे वो आपसे करता है ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीद लें। अब इन कस्मे वादों को मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूं। कुछ कस्मे वादे ऐसे होते हैं जिनको आप विश्वास नहीं करते हो। आप बोलते हो ये बेवकूफ बना रहा है, कुछ भी बोल रहे हो यार, मतलब इस एसी की हवा से अच्छा मैं फाउंडेशन क्लियर हो जाऊंगा, ऐसा। क्या आप इस बात पर विश्वास कर रहे हो? भले वो कितना बोले, क्या आप विश्वास करोगे? नहीं। ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो बोले साहब ये वो एसी है जो 5 स्टार कैटेगरी की है, इसमें जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना सबसे कम है, ये दुनिया के सबसे लाइट एसी है, सबसे कम वजन वाली, बिजली कम खा। अच्छा ये बातें विश्वास करने लायक? अरे हाँ, क्या बात समझ में आ रही? मतलब आप समझो साहब, आपको कन्विंस करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए सेलर ने जो कुछ भी बातें बोली, वो सारी बातें बेसिकली कहलाती हैं स्टूपुलेशन। क्या बोला मैंने? वो सारी बातें कहलाती हैं स्टूपुलेशन। लेकिन उन बातों को भी मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक तो वो बातें जिन पर आपको कोई विश्वास नहीं कि ऐसा थोड़ी होता है, मतलब इस पेन से मैं लिखूंगा तो पास हो जाऊं, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ बातों को आप नजरअंदाज करते हो, ये मानते हो कि साहब नहीं नहीं ये ऐसा थोड़ी होता है। और आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताई जाती हैं जिस पर आपको विश्वास नहीं होता, और उन बातों को ध्यान में रखते हो आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते हो। मैंने वो एसी इसलिए थोड़ी खरीदे कि अरे यार ये ठीक है, मतलब लॉ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, बस एसी की हवा खिलवाऊंगा, बच्चे को और थोड़ा पास कर दूंगा मुंह ले जाके, तो उसके नंबर ज्यादा भी आ जाएंगे। मैंने वो बातों को ध्यान में रखकर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया, मतलब उन बातों को मैं इग्नोर कर रहा हूं। लेकिन ऐसी कुछ बातें जिन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं कि अच्छा यार, आप अगर बोल रहे हैं कि एसी सबसे बढ़िया है, आप अगर बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन सबसे कम है और मुझे वही चाहिए, हाँ फिर ठीक है, फिर मैं एसी खरीद सकता हूं। वो
वो बातें जिन पर आप विश्वास करके, बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा रहे हो, वो आपके लिए आगे जाकर इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ साहब पढ़ते हैं, ये अभी छोड़ दो क्या लिखा है, पहले तो हम ये समझते हैं कि साहब ये रहा साहब। आप ये मत सोचो मैंने क्या छोड़ दिया क्या पकड़ लिया, आप तो ये पढ़ो। At the time of selling the goods, seller usually makes certain statements or representation with a view to induce the intending buyer to purchase the goods. Such representation is generally about the nature and quality of the goods and about their fitness for buyer purpose. ये स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, ये गुड्स के नेचर के बारे में होंगे, गुड्स की क्वालिटी के बारे में होंगे, गुड्स की फिटनेस के बारे में होंगे कि साहब ये वो एसी है जो आपके पर्पस के लिए बिल्कुल सही है। When these statement or representation do not form part of the contract of sale, जब ये कस्मे वादों पर आप विश्वास ना करो, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, दे आर नॉट रिलेवेंट, फिर वो रिलेवेंट नहीं है, एंड हैव नो लीगल इफेक्ट ऑन दी, और इन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए रिलेवेंट ही नहीं है तो आगे जाकर ये साहब लीगल इफेक्ट भी नहीं डालेंगे। क्या आप कल को जाकर ऐसा बोल सकते हो कि मैंने तो ये एसी इसलिए खरीदा था क्योंकि तुमने बोला था कि इसमें जो हवा खाएगा फाउंडेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा, हमारे बच्चे तो फाउंडेशन क्लियर हुए ही नहीं, बताओ अब क्या इस बेसिस पर आप केस फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो। बट व्हेन दीज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनेंगे, जिनको ध्यान में रखते हुए आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया, contract of sale and buyer relies upon them, they are relevant and they have legal effect on the contract of sale. ये बातें, ये स्टेटमेंट जिन पर विश्वास करके आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए रेलेवेंट है, और कल को अगर वो बात जिस पर आपने विश्वास करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया था, अगर वो बात ना पाई जाए तो आप उसका लीगल एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट दी सेलर। बोलो साहब बात समझ में आई? A representation which form part of the contract of sale and affect the contract is called stipulation. साहब ऐसा कसम, ऐसा वादा, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनेगा, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए रेलेवेंट है, वो कहलाएगा साहब हमारे लिए स्टिपुलेशन। बोलो साहब, बोलो साहब क्या बात समझ में आ रही है? बोलो साहब क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। तो मैंने क्या बोला साहब? साहब सेलर बायर को इंड्यूस करने के लिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारी स्टेटमेंट देगा। उन स्टेटमेंट को मैंने दो कैटेगरी में बांटा। एक स्टेटमेंट वो जिन पर मैं विश्वास ही नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं ये कुछ भी बोल रहा है, मतलब वो स्टेटमेंट क्या है साहब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उन पर एज अ बायर मैंने बिलीव नहीं किया, तो क्या आगे जाकर उनका कोई लीगल इफेक्ट होगा? नहीं। लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन, वो स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट है, जिन पर मैंने एज अ बायर बिलीव किया है, उनका आगे जाकर लीगल इफेक्ट होगा, और वही आगे जाकर कहलाएंगे स्टिपुलेशन। क्या कहलाएंगे साहब? मतलब इनकी तो कहानी यहां वालों की तो खत्म हो गई। केवल स्टिपुलेशन वो चीजें हैं जो स्टेटमेंट, जो रिप्रेजेंटेशन साहब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए रेलेवेंट हैं, जिनका लीगल इफेक्ट है। बोलो साहब बात समझ में आई? पक्का? अरे हां कि ना? बोलो साहब क्या समझ में आती है साहब? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं साहब, रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट कितनी कैटेगरी? दो। सर जो रिलेवेंट नहीं है तो नॉट रिलेवेंट, तो नो लीगल इफेक्ट। अरे समझते क्या बात को साहब? जो रिलेवेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, जिनका लीगल इफेक्ट है, क्योंकि इनके बेसिस पर ही आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया है। बोलो साहब समझ में आई बात? अब इनको ही क्या बोलेंगे हम साहब? स्टिपुलेशन। इनको ही क्या बोलेंगे साहब हम? स्टिपुलेशन। अब स्टिपुलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, एक होते हैं कंडीशन, एक होते हैं वारंटी। एक होते हैं कंडीशन, एक होते हैं वारंटी। एक होते हैं कंडीशन, एक होते हैं वारंटी। अरे बोलो साहब, अरे बोलो साहब, तो ये चैप्टर का नाम यही है, इस चैप्टर का नाम यही है साहब, कंडीशन एंड वारंटीज। सो कंडीशन एंड वारंटीज आर द स्टिपुलेशन which
form the contract of sale which are relevant for contract of sale which have a legal effect ना। अरे समझते क्या? तो अब हम घुस गए हैं साहब उस स्टुपुलेशन के अंदर जिसको बोलते हैं कंडीशन एंड वारंटी। अच्छा अब आगे कहानी को बढ़ाया जाए, आगे कहानी को बढ़ाया जाए साहब कुछ स्टुपुलेशन ऐसे होते हैं जिन पर मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिपेंड करता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन पार्ट है, मतलब वो ना हो तो कुछ ना हो। कुछ स्टुपुलेशन मेरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन इंटीग्रल पार्ट है, जबकि कुछ स्टुपुलेशन ऐसे हैं कि वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। हाँ चाहिए वो भी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एसी ही खरीदने गया था, मेरा पर्पस ये था कि साहब ऐसी एसी हो, कंपनी कोई भी हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन सबसे, तो साहब मेरे लिए इंटीग्रल पार्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब कंपनी कोई भी हो, उसका वेट कोई भी हो, वो तो टन के हिसाब से आती हैं, वेट कोई भी हो, मतलब कंपनी कोई भी हो, वेट कोई भी हो, ये मेरे हिसाब से क्या है? अदर। तो स्टुपुलेशन हो गई दो साहब। जो किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन इंटीग्रल पार्ट है उसको बोलते हैं कंडीशन, और जो सब्सिडरी होता है, साइड रोल प्ले करता है, मूवी में होता है ना एक मेन हीरो और एक साइड हीरो, साहब मेन हीरो को क्या बोलेंगे? कंडीशन। हम मूवी बेटा मेन हीरो को देख के जाते हैं, साइड रोल वालों को देख के कभी मूवी नहीं जाते। मतलब कल को अगर मेन हीरो ना हो तो उस मूवी को देखने, मतलब साहब कल को अगर कंडीशन का ब्रीच हो जाए तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। कंडीशन क्या है साहब? वो बात, वो स्टुपुलेशन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन साहब ऐसी बातें जो इंटीग्रल पार्ट नहीं है उनको बोलते हैं वारंटी। क्या बोलते हैं साहब? वारंटी। कल को अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ने बोला कि मेन हीरो ए है और साइड हीरो बी है, तो कल को आपको फोकस किस पर रखते हो आप? ए पर। अगर ए ना मिला तो आप क्या बोलो डायरेक्टर साहब से? ये तो चीटिंग कर दी साहब आपने, है बोला कोई और था निकला कोई और। नहीं नहीं नहीं। लेकिन कल को उन्होंने बोला कि साइड हीरो बी है लेकिन मिला कल को सी, आप इतनी ज्यादा टेंशन, क्योंकि मेन हीरो तो अभी भी है। मतलब साहब इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन you can cancel the repudiate the contract, but in case of breach of warranty you cannot repudiate the contract, you can only claim damages। अरे हाँ वापस आ जाते हैं साहब, वो स्टेटमेंट, वो रिप्रेजेंटेशन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या है साहब? रेलेवेंट हैं, उन स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे स्टुपुलेशन। स्टुपुलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज कंडीशन, सेकंड वन इज साहब ऐसी बातें, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे रिप्रेजेंटेशन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए इंटीग्रल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बेस्ड है, वो कहलाएंगे कंडीशन। और साहब ऐसी बातें जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके ऊपर ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिपेंड नहीं करता है, उनको बोलते हैं साहब वारंटी। जब ये कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कल को इनका ब्रीच हो जाए तो साहब कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, और आप इस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। आप केवल और केवल आपको अगर कोई नुकसान हुआ उस वजह से तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जिसके ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा बेस्ड था, अगर कल को साहब वही बात ना मिले, कॉन्ट्रैक्ट में उसी बात को लेकर धोखाधड़ी हो जाए, ब्रीच हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं मुझे, यार जो मैंने बात बोली थी वही नहीं हो रही, तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ मतलब शादी में लड़की वही हो चलेगा, बारातियों का स्वागत पान पराग की जगह विमल से कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ रहे क्या बात को? हाँ अरे अक्सर शादियों में हो जाया करता है ना थोड़ा ऊपर नीचे, तो क्या शादी कैंसिल कर देते हो? लेकिन जब स्टेज पर पहुंचे लड़की बदल गई, फिर क्या करोगे? आप समझ रहे क्या मेरी बात को? अच्छा मैं आपको देखो जैसे समझा सकता हूं वैसे समझा रहा हूं, जितने एग्जांपल हो सकते हैं। अरे हाँ आओ साहब, ये हो गई सारी बातें, अब अपन पढ़ लेते हैं। चलें साहब आइए। स्टुपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स, क्योंकि यहां पर सेल्स ऑफ गुड्स की ही बात चल रही है। कुछ होती है कंडीशन, कुछ होती है वारंटी। कंडीशन में क्या लिखा साहब? लिखा एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ दी। साहब ये बातें क्या हैं? एसेंशियल हैं। जबकि वारंटी क्या होता है? कोलेटरल टू मेन पर्पस। साहब क्या बोला मैंने?
वारंटीज क्या होती हैं? कोलेटरल, साइड रोल प्ले करेंगी। कल को अगर ब्रीच हो जाता है किसका? कंडीशन का, यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएट मतलब कैंसिल। आप इसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कल को ब्रीच ऑफ वारंटी हो राजा, तो आप इस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। हां, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। बोलो साहब, अरे बोलो। पक्का? पक्का? आइए साहब, अब आगे बात करते हैं। बढ़े आगे? चलिए साहब, बढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखा है सेक्शन नंबर 11 में? स्टुपुलेशन एज टू टाइम। आप समझिए साहब, मैंने एक शादी का ना सूट सिलने का ऑर्डर दिया, और मैंने कहा साहब आज कितनी तारीख हो गई? मैंने कहा साहब इस सूट की डिलीवरी मुझे 25 अप्रैल तक चाहिए, उसी दिन तो शादी है। 26 को लेकर आओगे, मैं क्या करूंगा? जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया, मैंने सामने वाले को बोला कि साहब डिलीवरी मस्ट भी कब होनी चाहिए? 25 या 25 से पहले। मैंने टाइम भी बोल दिया कि साहब 25 को देखो, शाम को 7 बजे घोड़ी पे चढ़ूंगा, तो ऐसा मत करना कि 7 बजे ही लेके आना है। वैसे तो टाइम कम लगता तैयार होने में, लेकिन शादी के दिन थोड़ा ज्यादा लगेगा। मैंने बोला साहब 5 बजे इवनिंग तक सूट आ जाना चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या यहां पर टाइम एसेंस है कि नहीं है? कल को वो 8 बजे लेके आए हैं, मैं चड्डा टी शर्ट पे बैठा हूं घोड़ी पे, वो बोले साहब यहीं बदल लो। क्या मैं माइंड हूं लेने के लिए? मैं क्या बोलूंगा? निकल लो भाई, इससे पहले कि मेरा मूड खिसके। अरे गेटिंग दी कॉन्सेप्ट? सिंपल मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि साहब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में टाइम को लेकर एसेंस बता देते हो, तो फिर साहब टाइम आपका एसेंस है। अगर नहीं बताते हो, तो फिर डिलीवरी होना चाहिए रीजनेबल टाइम के अंदर। आओ साहब बांचते हैं, क्या लिखा है? Unless a different intention appear from the terms of the contract, स्टुपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट। दो बातें हो गई, एक तो टाइम ऑफ पेमेंट की बात हो गई। टाइम ऑफ पेमेंट बेटा कभी भी सेंस नहीं होता है, टाइम ऑफ पेमेंट कभी भी सेंस नहीं होता है, क्योंकि पेमेंट बेटा आप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। और अगर आपको पेमेंट को एसेंस बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखना पड़ेगा। उन्होंने ऊपर वही तो बोला, अनलेस अ डिफरेंट। If you really want to make a payment as an essence of contract, जिसके बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करना पड़े। अगर नहीं स्पेसिफाई है तो साहब पेमेंट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है। वही लिखा है। चलें, whether any other stipulation as to time is the essence of contract or not depend upon the terms of the। उन्होंने क्या बोला साहब, अगर टाइम को लेकर आपको कुछ भी करना है, एसेंस बनाना है, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब टाइम एसेंस है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर। आगे क्या लिखा साहब? As regard to time for payment of price, unless a different intention appear from the terms of the contract, stipulation as regard this is not deemed to be an essence of contract of sale। साहब क्या पेमेंट ऑफ प्राइजेस कभी भी एसेंस हो सकता है? हाँ या ना? ना। लेकिन अगर कल को आपको पेमेंट को एसेंस बनाना है तो स्पेसिफाई कर दो ना साहब कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं सूट नहीं दूंगा। ऐसा बोल के आपने क्या कर दिया? पेमेंट को एसेंस बना दिया। अगर नहीं बनाया तो पेमेंट कभी भी एसेंस नहीं होगा, और पेमेंट एसेंस नहीं होगा मतलब पेमेंट के बेस को आप लेकर कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट। समझ में आती बात? आगे क्या लिखा? बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट, मतलब साहब पेमेंट एसेंस नहीं है बट डिलीवरी एसेंस है। डिलीवरी ऑफ गुड्स बेटा विद इन अ रीजनेबल टाइम होना। अगर आप डिलीवरी ऑफ गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम नहीं करते हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। वेदर और नॉट सच अ स्टिपुलेशन इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। और बाकी चीजें तो किस पर डिपेंड करेंगी? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर, एग्रीमेंट पर। आपको जो जो एसेंस बनाना है आप एग्रीमेंट में लिख दो, बात खत्म कर लो। प्राइस क्यों एसेंस नहीं होता है वो उन्होंने बताया, क्योंकि प्राइस बेटा कभी कभी फिक्स होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर करते समय, कभी फिक्स होती है बाद में फ्यूचर में, तो फिर उसको हम एसेंस नहीं बना सकते हैं।
ये था सेक्शन नंबर 11। बोलो साहब, बात समझ में आई? पक्का बोलो। तो क्रक्स क्या हुआ? क्या प्राइस एसेंस होता है? नहीं। अगर प्राइस को एसेंस बनाना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दो, बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट है कि विद इन आ रीजनेबल टाइम होना चाहिए। इतना ही तो पढ़ा सेक्शन 11 में। अरे हाँ, आइए साहब, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है साहब? वो स्टुपुलेशन जो रिलेवेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, जिन पर विश्वास करके आपने काम किया है, उसको बोलते हैं स्टुपुलेशन। स्टुपुलेशन के दो टाइप, कंडीशन एंड वारंटी। जो मेन पार्ट है, एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, उसको बोलते हैं कंडीशन। जो कोलेटरल टू मेन है उनको बोलते हैं वारंटी। सब ब्रीच ऑफ कंडीशन देगा आपको राइट टू रेप्यूडिएट, और ब्रीच ऑफ वारंटी देगा राइट टू क्लेम डैमेजेस। बोलो 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 बोलो, चलें आगे? पक्का कि नहीं पक्का? लो साहब, ये आ गया डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। साहब डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी क्या बोल रहा, देख लेते हैं साहब। कंडीशन इज अ स्टुपुलेशन एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि वारंटी में क्या लिखा है? इज अ स्टुपुलेशन कोलेटरल टू मेन पर्पस। साहब मेन पर्पस का जो कोलेटरल हो, जो मेन पर्पस के साथ साइड रोल प्ले करे, उसको बोलते हैं वारंटी। अरे चलता क्या? पक्का क्या? चलें। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, अगर साहब कंडीशन का ब्रीच हो जाता है, ब्रीच का मतलब समझते हो ना? मतलब जो कसमें वादे प्यार वफा किया था मैंने, उसको आपसे मतलब वादा किया तो वादा निभाना पड़ेगा, लेकिन मैंने निभाया नहीं, तो मतलब आपने वादा तोड़ दिया। तोड़ दिया बोले तो ब्रीच, ठीक है? हाँ। सो द एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ मतलब ब्रीच हुई है, जो दुखी आत्मा है, वो एग्रीव्ड पार्टी है। एग्रीव्ड पार्टी कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस, और बोथ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ। पता है यहां पर और क्लेम डैमेजेस क्यों लिखा है? क्योंकि हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जहां पर एज अ एग्रीव्ड पार्टी आप क्या बोलते हो, देखो यार गलती तो तुम्हारी बड़ी है, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर तो सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। मतलब यू आर ट्रीटिंग योर कंडीशन एज वारंटी। अरे हाँ ना? देखो मतलब स्टेज पर देखो यार, लड़की तो दूसरी आई है, लेकिन अब ठीक है ये भी अच्छी लग रही है, तो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं, फिर मिले नहीं मिले। अरे समझते क्या बात को साहब? मतलब आप अपनी कंडीशन को ट्रीट कर रहे हो एज अ, तो अब क्योंकि आपने उसको वारंटी ट्रीट कर लिया तो ब्रीच होगा कि डैमेजेस होगा? हाँ, तो वही तो लिखा है। आप क्या क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम या दोनों भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही हो गए साहब। उधर क्या लिखा है? एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली। क्या आप वारंटी के ब्रीच पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो? क्या मैं ये बोल सकता हूं नहीं मैंने बोला था स्टेज 3 फीट का ऊंचा होना चाहिए, 3.5 का क्यों है, शादी कैंसिल? अरे ऐसा कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो। अगर ऐसा बोला मारेंगे और मिलके वो। चलो, कन्वर्जन ऑफ स्टुपुलेशन, क्या कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, अरे बिल्कुल किया जा सकता है साहब। आप कंडीशन सुपीरियर है, वारंटी इंफीरियर है साहब। सुपीरियर को इंफीरियर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन क्या वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। अरे समझते क्या बात को साहब? एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, एक और पैदा होगा, तो जो बड़ा भाई था वो छोटा भाई बन सकता है, जो छोटा था वो छोटा ही रहेगा, क्यों बड़ा बन जाएगा? समझ में आ रही मेरी बात? खैर, कहां कहां पहुंच जाता हूं मैं, हैं? ब्याह करवा दिया, बच्चे पैदा कर गए। आओ साहब। साहब कभी भी जो ब्रीच ऑफ वारंटी है आप उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं साहब। 3 डिफरेंसेस मैंने बोले। पहला मीनिंग क्या होता है? साहब मेन एसेंस वो होता है कोलेटरल साहब। दूसरा राइट क्या देगा? एग्रीव्ड पार्टी को क्या देगा? राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस, और बोथ ये देगा ओनली क्लेम डैमेजेस। साहब क्या कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, बट वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बोलो साहब, बोलो। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट? पक्का? क्या आगे चलें?
साहब सेक्शन नंबर 13 क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 13 बोल रहा है कि कब आप कंडीशन को ट्रीट करते हो, मतलब आप बेसिकली देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, और जब भी ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी यू हैव अ राइट टू रेप्यूडिएट दी। लेकिन आपने बोला नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, मैं इस कंडीशन को एज अ कंडीशन ना मानते हो क्या मानूंगा? वो केसेस पढ़ने कहां पर लिखे? सेक्शन नंबर 13 में। आइए साहब एनालिसिस पर आ जाओ। सेक्शन 13 स्पेसिफाइज केसेस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ। सेक्शन 13 के अंदर जो भी केसेस लिखे हैं वो ये बताते हैं कि जहां पर हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को मानेंगे ब्रीच ऑफ। आइए साहब, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, क्योंकि आपने आपकी कंडीशन को क्या मान लिया है, तो क्या अब आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो? कब अब क्या कर सकते हो? ओनली क्लेम डैमेजेस। बोल दो ना जरा, बोलो पक्का? चलो साहब, कौन कौन से हैं साहब? पहला क्या लिखा है? क्या लिखा है? वेयर वायर ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ। अरे साहब, एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर, आपने अपना जो राइट था ना, राइट टू रेप्यूडिएट मतलब कंडीशन, उसको वेव कर दिया, त्याग दिया है। आप बड़े धर्मात्मा आदमी हो, आपने बोला है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन, और ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर जो मुझे राइट मिल रहा है ना, राइट टू रेप्यूडिएट, मैं उस अधिकार को त्यागता हूं। वेव का मतलब होता है त्यागना। तो जब आपने ही स्वयं आपके राइट को त्याग दिया है, वेव कर दिया है, तो साहब वो राइट तो अब गया। अब जब गया तो क्या यूज कर पाओगे? आंसर इज नो। वही तो लिखा है साहब। अच्छा, जबरदस्ती होगा कि वॉलंटरी होगा? अरे मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है। मैंने बोला, इमोशनल हो गया एक दिन में, मैंने कहा हे भाइयों, भाइयों मतलब मेरे भाइयों, मतलब बड़े भाइयों, मैंने कहा हे भाइयों, आज मैं पूरे होश हवास में अग्नि, वायु और बाकी जो जो है सबको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मेरे जो अधिकार है, अधिकार कौन सा? शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ बाप, मैं उसको त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं। ऐसे मैंने 3 बार करा, तो त्याग दिया, तो बात खत्म। अब कल को हिस्सा बांट हो रहा है, किसको क्या दिया? मैंने कहा मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा निकल लो आप। उन्होंने कहा याद है वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू आर वेरी इमोशनल एंड यू डिड अ बिग मिस्टेक। आपने आपका राइट, जो शेयर प्रॉपर्टी का राइट था, उसको क्या कर दिया था? तो क्या अब वापस मेरे पास वो राइट है? सब कैसे? वो तो आपने त्याग ही। हाँ, तो वही लिखा है साहब। अच्छा, वो त्याग मेरे भाइयों ने जबरदस्ती करवाया था कि मैंने वॉलंटरी किया था? अच्छा, जबरदस्ती करवाते फिर तो दिक्कत अलग हो जाती, वो फिर तो मैं उनको ले जाता घसीट के कोर्ट तक। हाँ, समझते बात को? ये साहब वॉलंटरी होना चाहिए। तो पहला केस कब है? जब आपने साहब ब्रीच ऑफ कंडीशन को वेव कर दिया है, त्याग दिया है। दूसरा क्या लिखा है? देखो कितना धर्मात्मा आदमी है, पहले में उसने त्याग ही दिया कि कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई ना, माफ करने वाला बड़ा होता है, मैं आपको माफी देता हूं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। त्याग दिया। दूसरे में क्या किया? कि मैं इतना धर्मात्मा आदमी नहीं हूं, लेकिन दिल मेरे अंदर भी है, कोई बात नहीं, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन ना, कोई नहीं, मैं उसको ट्रीट करूंगा एज अ ब्रीच ऑफ, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कोई बात नहीं, जो मुझे नुकसान हुआ ना, मैंने बोला था ना 5 स्टार एसी चाहिए, तुमने 3 भेजा ना, अब लग गया है, उखाड़ूंगा, वॉलपेपर भी खराब होगा, ठीक है, कनेक्शन भी हो ही गया है, हवा भी ठीक ठाक आ ही रही है, बच्चे भी खुश हैं, कोई बात नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता, क्योंकि देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, बट आई एम ट्रीटिंग ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ। मैंने कहा देखो 5 स्टार का रेट ज्यादा था, 3 स्टार का कम है, जो डिफरेंस है ना वो वापस कर दो। अरे हाँ, अरे पक्का, पक्का साहब आ जाओ। सो वेयर द बायर इलेक्ट, बायर ने चूज किया है क्या? ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ
वारंटी. दैट इज टू से ही मे क्लेम ओनली डैमेजेस इंस्टेड ऑफ. अगर मैं उसको कंडीशन ही ट्रीट करता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता या कर सकता था, लेकिन मैंने उस कंडीशन को बना दिया है वारंटी. जैसे ही वो वारंटी बना, नाउ ओनली एंड ओनली आप डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हो. अरे बोलो ना साहब, पक्का चलेगा? अच्छा, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? इसमें पूरा बोला मैंने भाइयों को कि जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है. दूसरे में मैंने ये बोला कि देखो साहब, जो कुछ भी तुम्हारा है उसमें मेरा भी है, क्योंकि बाप मेरा भी था वो. लेकिन क्योंकि तुम लोग यार ज्यादा मेहनत करें, मैं तो बाहर रहा, मैं अपना करियर बनाता रहा, मैं खुद के फायदे के लिए काम कर, तो मुझे यार बराबर हिस्सा मत दो, कोई बात नहीं, थोड़ा कम दे दो, चलेगा. दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा? पक्का? हाँ, फिर ठीक है, ज्यादा भाव विभोर मत हो जाना. चलो साहब, थर्ड क्या लिखा है? थर्ड क्या लिखा है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल and buyer has accepted either the whole goods or any part of thereof. Acceptance means acceptance as envisaged in section 72 of acceptance की वहां डेफिनेशन लिखी हुई है. अच्छा, कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसा है साहब? नॉन सेवरेबल है. नॉन सेवरेबल मतलब समझते हो? जिसको सेपरेट ना किया जाए, जिसको सेपरेट ना किया जाए. से फॉर एग्जांपल हम जो आपको कोर्स बेच रहे हैं, से फॉर एग्जांपल सीए फाउंडेशन का, ये नॉन सेवरेबल है. आप बोलो लॉ पढ़ लूं बाकी ना पढ़ूं, हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं रख रखा. से फॉर एग्जांपल ऐसा सिस्टम है तो वैसे, लेकिन ऐसा एग्जांपल लेते कि ऐसा कोई सिस्टम, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कोई बात है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं. आपको अगर लेना है तो पूरा पैकेज लेना, इसको बोलेंगे नॉन सेवरेबल. अब साहब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो नॉन सेवरेबल है और आपने उसकी पार्ट क्या ले लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है. मतलब आपने बोल दिया लॉ बढ़िया चल रहा है, इको बढ़िया चल रहा है, मतलब पार्ट आपने क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है. तो फिर बाकी बचे हुए पार्ट को भी आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा. लेकिन कब? जब कॉन्ट्रैक्ट हो नॉन सेवरेबल. अगर यहां पर सेवरेबल होता ना साहब, तो आप बोलते जो समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ो, आप तो जो समझ में आ रहा है, जिस क्लास में मैं बैठ रहा हूं, उसकी फीस ले लो. तो साहब उसको कर देते आप कैंसिल, रेप्यूडेट, जबकि ये चलता पूरा वैलिड. लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई कौन सिस्टम, अरे चलेगा ना. तो आप क्या कर सकते हो साहब? बाकी को क्या कैंसिल कर सकते हो? नहीं, बाकी को कैंसिल करना तो पूरा ही कैंसिल होगा फिर. अरे हाँ. तो तीसरा कब हुआ साहब? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो? नॉन सेवरेबल हो और आपने पार्ट या फुल में क्या किया हो? उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है. चौथा और आखिरी क्या लिखा है? वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी is excused by the law by reason of impossibility or otherwise. साहब आपके पास कंडीशन अवेलेबल है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन की बजाय क्या है? लॉ. अब जब कानून की वजह से ऐसी दिक्कत आ गई है, मान लो कोई चीज पहले कानून में एज अ कंडीशन लिखी थी कि ये मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन लॉ ने अपने आप को चेंज कर दिया. लॉ ने बोला कि नहीं यार, ये पहले मेन पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज से हम उसको क्या मानेंगे? कोलेटरल मानेंगे. तो आपकी बाय डिफॉल्ट कंडीशन किस में कन्वर्ट हो गई? वारंटी में कन्वर्ट हो गई. कल को कोई काम करना इम्पॉसिबल हो जाए, अरे मैंने वादा किया था 5 स्टार एसी का, उसको लग रहा था कि अब जो कंपनी भेजेगी वो 5 स्टार एसी ही भेजेगी, लेकिन कंपनी ने बोला सॉरी टू से कि हमने प्लान तो किया था 5 स्टार एसी बनाने का, लेकिन अभी प्रोडक्शन पॉसिबल. तो मालिक वो तो 5 स्टार ही देना चाहता था, लेकिन अब वो 5 स्टार वाली कंडीशन इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गई है. And when there is a impossibility of performance, you have to treat your condition as a warranty. अरे बोलो साहब, कितने हो गए? 4 केसेस. पहला क्या था? पहला था साहब वेवर, जब बायर क्या कर दे? राइट ऑफ कंडीशन को वेव कर दे. दूसरा वो इलेक्ट करे क्या? टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. तीसरा, when your contract is non severable and you accepted the whole or part of the contract. And fourth, when fulfillment of any condition or warranty is excused by the law or बोलो साहब, बोलो 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 बोलो. लॉ की वजह से कोई चीज इंपॉसिबल हो गई,
जैसे से फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तुमको देता हूं कि मान लो ऐसा है कि अभी ना मर्डर करना लीगल है, और मर्डर करना ना बढ़िया एक बिजनेस प्रोफेशन है। मैंने ना तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि साहब ये रही फोटो, मार दो। आपने कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं मारना, मैं आपको मुहूर्त बताऊंगा, आपको उसी दिन उसी वक्त मारना। आपका ठीक है बता देना, अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने मुहूर्त बताया बेटा मई का, मैंने कहा 15 मई को मारना है। आपने कहा ठीक है साहब हो जाएगा। बेटा 10 मई को ऐसा हुआ, लॉ ने चेंज कर दिया, लॉ ने बोला कि आज से मर्डर करना जो अभी तक लीगल था अब इलीगल है। आप मुझे बताओ परफॉर्म कर पाओगे क्या? परफॉर्मेंस अब क्या हो गया? इम्पॉसिबल ड्यू टू रीजन ऑफ लॉ। आपको एक्सक्यूज मिल गया, आप बोलोगे साहब आप ना मारेंगे। मैंने कहा क्यों? अरे लॉ ने मना कर दिया यार। आपको एक्सक्यूज किस वजह से मिला? लॉ की वजह से मिला। इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्म हो गया। अरे बोलो समझ में आता क्या? कितनी कंडीशन है साहब? 4, जिसमें आप क्या करोगे? ट्रीट करोगे कंडीशन को। पहला क्या था? वेवर। दूसरा क्या था? buyer elect to treat breach of condition as a breach of warranty. तीसरा क्या था? contract is non severable and you have accepted the part of full. या तो पार्ट या तो फुल में आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और चौथा आपको एक्सक्यूज मिल गया है। एक्सक्यूज कैसे? बाय द रीजन ऑफ। बोलो चलेगा साहब? पक्का? क्या ये केसेस समझ में आए? देखें यहां पर भी लिखा हुआ है, ये होता है वॉलंटरी वेवर, ये होते हैं कंपलसरी वेवर। वॉलंटरी वेवर में आप अपनी इच्छा से क्या कर दो? वेव कर दो, या आप अपनी इच्छा से ट्रीट कर लो कंडीशन को एज ये वॉलंटरी है। लेकिन इसमें तो कंपलसरी वेवर हो जाएगा। आप चाहते नहीं थे वेव करना, लेकिन वो हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। या दूसरा फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज बाय लॉ। ऐसी कोई कंडीशन है जिसको फुलफिल तो करना था, लेकिन अब फुलफिलमेंट वो एक्सक्यूज हो गया है ड्यू टू रीजन ऑफ लॉ। तो आप त्यागना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब आपको जबरदस्ती वो त्यागना पड़ रहा है। चलेगा क्या साहब? पक्का? तो 2 होते हैं वॉलंटरी वेवर, 2 होते हैं साहब। चलो आगे आ जाएं। अब साहब जो स्टुपुलेशन होते हैं ना, वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और एम्प्लाइड भी हो सकते हैं। स्टुपुलेशन बोले तो वारंटी एंड कंडीशन। अरे स्टुपुलेशन के ही तो 2 पार्ट होते हैं ना, कुछ होते हैं कंडीशन, कुछ होती है वारंटी। अच्छा, कुछ होते हैं एक्सप्रेस, कुछ होते हैं एम्प्लाइड। अच्छा, बहुत सारी बातें एज अ बायर सेलर आपको नहीं बताएगा, आप उनको बाय डिफॉल्ट मानकर चलोगे। जैसे एसी में खरीद रहा हूं तो ये ठंडी हवा देगा, ये मान के चलना पड़ेगा कि वो बताएगा। है रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो तो सामान को ठंडा करेगा, कि वो ऐसा बोलेगा पता है साहब इसमें एक बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा क्या? आप इसके अंदर कुछ भी रखोगे वो ठंडा हो जाता है। मैंने कहा वाह सरप्राइज, मिरेकल। ये बताने की जरूरत है या एम्प्लाइड है? अरे चलेगा ना साहब? जिन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट मान लिया जाए, उनको बोलते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती कि वो आप पूछोगे एज अ बायर, या सेलर आपको बताएगा बोल के या लिख के, वो कहलाएंगी एक्सप्रेस। अरे समझते क्या बात को? अरे पक्का? आइए साहब, सो कंडीशन एंड वारंटी में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। चलें, कंडीशन एंड वारंटी में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। दे आर एक्सप्रेस व्हेन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसिवली स्टेट दैट। जब आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक्सप्रेसिवली उनको बता दिया गया हो तो वो कहलाएंगी एक्सप्रेस। दे आर एम्प्लाइड व्हेन नॉट बीइंग एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जिन बातों का कोई जिक्र ना हो, हमने उनको एक्सप्रेसिवली नहीं बताया है, तो उनको क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कंडीशन आर इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। साहब आपने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, कुछ बातें लॉ ने अपने आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, वो आपको बोलने बताने की जरूरत नहीं है। उनको क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी। बोलो साहब चलेगा? अरे बोलो पक्का? ये देखो साहब, इतनी सारी इंप्लाइड कंडीशन होती हैं, इतनी सारी साहब इंप्लाइड कंडीशन होती हैं। सबसे पहला लिखा है कंडीशन एस टू टाइटल। अरे साहब आप जिससे जो चीज खरीद रहे हो, क्या आप मान के नहीं चलोगे कि जो ये सामान बेच रहा है इस पर उसकी ओनरशिप है, तभी तो वो बेच रहा है? अरे हाँ, एक मूवी देखी बंटी और बबली, उसमें वो ताजमहल बेच देते हैं एक फॉरेनर को। अब फॉरेनर कैसे थे? वो फॉरेनर जैसे थे, गोरे। हाँ, हम इंडियंस का ऐसा मानना है कि फॉरेनर गोरे होते हैं,
बट ऐसा होता नहीं है। मैंने भी मेरा बचपन फॉरेन में ही बिताया है, लेकिन मैं कहाँ गो रहा हूँ। खैर आओ साहब, जल्दी से लिस्ट चेक करें। एक होता है कंडीशन एस टू टाइटल, दूसरा होता है कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन, फिर होता है सेल बाय सैंपल, फिर होता है सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, फिर होता है कंडीशन एस टू क्वालिटी और फिटनेस, फिर होता है कंडीशन एस टू होलसमनेस, और लास्ट होता है कंडीशन एस टू मर्चेंटेबिलिटी। इतनी सारी बातें जो हम मान कर चलेंगे, इसको हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। दीज आर दी थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इनकॉर्पोरेट बाय दी लॉ। अरे बोलो भैया, अरे बोलो। चलें साहब, शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा? अगर सेक्शन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन वैसे तो 14 तक, 14 से लेके 17 तक हैं, लेकिन उसमें सब सेक्शन हैं साथ में। जैसे 14 का ए क्या बोलता है? कंडीशन एस टू टाइटल। अच्छा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे साहब, या तो केस स्टडी या डायरेक्ट, कि बताओ कंडीशन एस टू टाइटल क्या होता है। हाँ, सो इसलिए याद रखना है। हाँ, आपका जो सेकंड टेस्ट हुआ उसमें आपका परफॉर्मेंस, बेटा छोटी कोचिंग, हाँ, तो सेकंड टेस्ट में आपका कंपैरेटिवली पहले टेस्ट के कंपेयर में अभी तक जितनी कॉपी चेक करी है उसका परफॉर्मेंस बढ़िया था। उसका रीजन एक ही है कि क्वेश्चन डायरेक्ट थे और कंटेंट बहुत कम था। ठीक है, बट मैटर ऑफ अप्रिसिएशन है, तो चलो मैंने कहा अप्रिशिएट कर दें आपको, बट इसी तरीके से मेहनत बनाए रखिएगा। ठीक है साहब, कल आपका टेस्ट है पूरे पार्टनरशिप का, ठीक है, इसलिए कॉपीज जरूर लेकर आए कल। चलें साहब, आइए, ये थी स्टैट्यूटरी वार्निंग। अब वापस बेटा एडवर्टीजमेंट था ये, अब वापस आ गई है। हाँ, कंडीशन एस टू टाइटल क्या लिखा है साहब, पढ़ो पेशेंस के साथ बिल्कुल। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने कोई कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट नहीं किया है तो द फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ, हाँ, इज दैट, पहला, इन केस ऑफ सेल ही हैज राइट टू सेल द गुड्स। अगर साहब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो साहब उसके पास बेचने का अधिकार होगा, ऐसा हम मान के। अरे कल को कोई सामान बेच रहा, मैं ये फोन बेच रहा हूं मेरा, तो आप ये पूछोगे सही बताओ ये आपका ही है? नहीं नहीं, पक्का बताओ, इनवॉइस दिखाओ। साहब अगर मैं ये सामान ये फोन आपको बेच रहा हूं तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान कर चलोगे कि साहब इस पर आपकी ओनरशिप है, आप इसके मालिक हो, इसीलिए तो आप बेच रहे हो। अरे हाँ, तो सेल के केस में क्या मानोगे? राइट टू सेल है। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ तो एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर की बात करेगा, तो जब भी आप ये फोन बेचोगे मैं मान के चलूंगा तब भी आपके पास राइट टू सेल, तभी तो बात होगी ना, वही तो लिखा है। will have right to sell the goods at the time when the property is to be passed। अरे बोलो बोलो, अरे एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर की बात करता है। मैंने बोला ये 3 महीने बाद मैं तुम्हें फोन बेचूंगा, तो तुम्हें मान के चलोगे कि 3 महीने बाद जब आप मुझे फोन बेचोगे तब आपके पास, अरे हाँ, बस दोनों बातों के, एक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल समझाया है, एक एग्रीमेंट टू सेल समझाया, इसमें कौन सी नई बात कर दी उनने? अरे चलें, in other words the condition implied is that seller has right to sell the goods at the time when the property is to be passed। property मतलब ownership। जब seller ownership transfer कर रहा है तो ये मान के चलूंगा कि तुम्हारे पास वो है तभी तो ट्रांसफर करोगे, जो तुम्हारे पास ही नहीं वो मुझे कैसे दोगे? आगे, if the sellers, ये काम का है बेटा, ये काम का है साहब। अगर कल को पता चला कि सर आपने जो ये फोन बेचा था ये आपका नहीं है, आपने किसी का मार दिया था, और कल को वो ट्रू ओनर मिल जाए, तो बायर की ये जिम्मेदारी है कि वो ये फोन ट्रू ओनर को दे दे, और इसके लिए जो उसने सेलर को प्राइस मतलब मुझे पैसे दिए थे ना, वो मेरे से रिकवर कर ले। मतलब कल को तुम वहां से झगड़ नहीं सकते हो, लॉ ये बोलता है
कि मैं नहीं जानता, तुम आशीष सर को घेरो, ये नहीं बोल पाओगे तुम। तुम्हें तुरंत अपनी सिम इजेक्ट करनी पड़ेगी, उसकी सिम डालनी पड़ेगी, उसका व्हाट्सएप डाउनलोड करके उसको देना पड़ेगा, और फिर तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है वो तुम मेरे पास आना। अरे समझ रहे क्या? ये लॉ बोल रहा है साहब, मैं नहीं बोल रहा हूं। इफ द सेलर्स टाइटल टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, द बायर मस्ट return the goods to the true owner and recover the prices from the seller। अरे समझते क्या बात को? पक्का चले कि नहीं चले? ये था साहब इंप्लाइड कंडीशन नंबर 1, जिसका नाम था कंडीशन एस टू टाइटल। दूसरा क्या लिखा? सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय। अच्छा, डिस्क्रिप्शन से कभी कुछ सामान खरीदा है, बेचा है? अच्छा, अपन जाके डिस्क्राइब नहीं कर देते कि देखो सेलर, मुझे ऐसा ऐसा फोन चाहिए, ऐसा फोन दिखाओ जिसमें ऐसा कैमरा हो कि मैं चांद तक देख पाऊं, मैं जूम करूं तो नासा की जो भी उन्होंने छोड़ रखी हैं चीजें, मैं सैटेलाइट वगैरह को देख पाऊं, अगर कल को कोई मून पर जाए तो वो वहां क्या कर रहा है मैं ये देख पाऊं। अच्छा, कभी बायर ऐसा बोलता है, कभी सेलर भी डिस्क्राइब करता है। सेलर के पास सामान है नहीं, वो अक्सर जो आप फोन खरीदने जाते हो, फोन तो पेटी पैक होते हैं, वो खुलते तो है नहीं, वो डिस्क्राइब करते हैं। और आप ऐसा मान के चलो उनके पास डमी भी नहीं है, वो डमी फोन होते हैं ना, ऐसे फेंकते वेकते रहते हैं, वो भी नहीं है, वो डिस्क्राइब करते हैं। क्या आप ऑनलाइन तो देख के आए ही होगे? हाँ, तो वैसा ही मिलेगा, इतना कैमरा होगा, इतना रैम, इतना रोम, ये कलर, ये लुक, ये साइज। अरे हाँ, सेल बाय। अच्छा, जितना उसने डिस्क्राइब किया एज अ बायर, आप क्या मान के चलोगे कि गुड्स जो होगा वो डिस्क्रिप्शन से मैच, ये मान के चलोगे? कैसा पूछोगे उससे, सही बताओ जो तुम बोलो ऐसा ही निकलेगा? ऐसा पूछोगे तुम? नहीं, तुम बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे कि जैसा तुम बोल रहे हो गुड्स वैसा ही होगा। अरे हाँ, गुड्स और डिस्क्रिप्शन मैच होना, ये इंप्लाइड कंडीशन है साहब, पढ़ो। Where there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that goods shall correspond with the goods। आपका साहब उस डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करेगा, करस्पॉन्ड करेगा। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल peas, you cannot compel the buyer to take beans। अब प्लीज मेरे से ये ना पूछना कि पीस क्या होता है और बीन्स क्या होता है। अच्छा, पूछने वाले थे आप? ओ, पीस मतलब मटर और बीन्स मतलब कोई भी बीन्स, दाने वाने। तो अगर मटर खरीदने का, बेचने का वादा किया है तो बेटा किसी को दाने खरीदने के लिए आप कंपील नहीं कर सकते हो। जो बेचने का वादा किया खरीदेगा भी सामने वाला। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो? ये एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख क्या सकते? लिखना है, लिखना है साहब ये, क्योंकि नहीं तो लिख रखा है तो अपन भी लिख देंगे। The buyer is not bound to accept and pay for goods which are not in accordance with the, ये आपके काम की बात है क्योंकि तुम सब बायर हो। साहब आप मुझे बताओ, अगर आपका गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो क्या आप गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड हो? क्या आप प्राइस पे करने के लिए बाउंड हो? अभी सब समझते हो कैसे स्टडी में घूम जाते हो, क्योंकि वो बनाता ही वैसे। तुम्हें लगता ठीक है, आ गया है सामान तो ले लेते हैं, वो बोल रहा है पैसे का तो दे देते हैं। ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है साहब? आइए। Thus, it has to be determined whether buyer has undertaken to purchase the goods by their description, where description was essential for identifying the goods, where the buyer had agreed to purchase it. If that is required and the goods tendered do not correspond with the description, it would be breach of condition, entitle the buyer to reject the। साहब मैंने डिस्क्रिप्शन से सामान खरीदा, मैं घर चला गया, जब उसकी डिलीवरी हुई मैंने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के जैसा है ही नहीं, मैं क्या बोलूंगा उसको? वापस ले जा, रेप्यूडिएट दी। बेटा रिप्लेस तो फिर नया बनेगा सब, बात खत्म पहले की। तो बोलो साहब, समझ में आ रही क्या? अरे बोलो।
पहली क्या पढ़ी थी साहब हमने 14A के अंदर कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरा क्या पढ़ा, तीसरा क्या लिखा, सेल बाय सैंपल, सेक्शन नंबर 17। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो बल्क क्वांटिटी में जब भी आप चीजें परचेज करते हो तो आपको पूरा बल्क नहीं दिखाया जाता है, आपको सैंपल दिखाया जाता है। जब हम, हाँ, गेहूं चावल, करेक्ट, हमने बोला भाई साहब कोई बढ़िया चावल दिखा दो, तो वो दुकानदार इतने से लेके आता है, ये है भैया बढ़िया चावल, ये सैंपल है। अच्छा, आप मुझे बताओ एज अ बायर, लॉ को छोड़ो, प्रैक्टिकलिटी को सोचो, जब आपने कोई भी परचेज किया है बाय सैंपल, तो क्या मान के चलोगे कि साहब जो बल्क क्वांटिटी आएगी वो सैंपल के जैसी होनी, अरे सिंपल है ना, यही तो मानोगे। अरे हाँ, और कल को अगर सैंपल के जैसा ना निकले तो सिंपल, पढ़ो साहब क्या लिखा है। In the contract of sale by sample, there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample and quality. The buyer shall have the reasonable, दो बातें लिखी हैं साहब। पहला तो आपका जो सैंपल होना चाहिए वो बल्क से करस्पॉन्ड होना चाहिए, एंड दूसरा बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। मतलब साहब सोचकर देखो, मैंने 10 टन ऑफ राइस खरीदे, लेकिन कैसे, सैंपल से। अब मेरे घर पर ट्रक भर के आ गया है, उसने कहा बताओ साहब चावल कहाँ रख दूं, मैंने कहा रुको देखने तो बोले नहीं, सैंपल देख लिया था आपने, अब मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, आप तो बताओ अनलोड कहाँ करना है। मैंने कहा पागल है क्या, पहले देखने तो दे भाई। लॉ ने ये बोला है साहब, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो बल्क है वो सैंपल के जैसा है, देखकर। हाँ, तो देखने की अपॉर्चुनिटी तो दो, तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। Buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. साहब दो बातें हो गई, एक तो आपका जो बल्क है वो करस्पॉन्ड होना चाहिए सैंपल से, और दूसरा मुझे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कंपेयर करने की मिलनी चाहिए। मतलब दोनों में से अगर कुछ भी हो जाए, मुझे दोनों ही चाहिए, दोनों में से कुछ भी अगर नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन है, और आपको राइट मिलेगा रेप्यूटेड दी, बोल दो। अरे चलता है क्या, अब देखो ये कितनी बढ़िया बात लिखी। अच्छा, कल को ऐसा हो सकता है कि जब आप कंपेयर कर रहे थे तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो नॉर्मली पता नहीं लगा सकते हो। अरे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई कंप्यूटर है, कोई मोबाइल फोन है, मैंने कहा देख लो भाई साहब अच्छे से, तुमने देखा हाँ ठीक ठाक तो है, अच्छा इसमें अंदर कुछ सिस्टम है नहीं, और मान लो इसका मदरबोर्ड ही गायब है, ये तुम्हें पता चलेगा क्या। रीजनेबल जो भी तरीके होते हैं, ऑर्डिनरी तरीके, वो पता आप, वही बोला है सी पॉइंट में, कि साहब कल को अगर कोई ऐसा डिफेक्ट पाया गया जिसको आप जनरली पता, तो उसके लिए बायर कभी भी जिम्मेदार। लेकिन ये वाली बात केवल उसी बात पर एप्लीकेबल होगी जिस डिफेक्ट को आप ऑर्डिनरी, नॉर्मली, जनरली पता। मतलब मैं एक 4 व्हीलर खरीदने गया, मैंने कहा मुझे ब्लैक कलर की 4 व्हीलर चाहिए, उसने कहा ये रही आपकी कार, वो वाइट की थी, वो वाइट कलर की थी। मैं घर लेकर आ गया, फिर 3 जन ने बोला तुम तो ब्लैक लेने गए थे, मैंने कहा अच्छा वाइट है, ओहो ये तो डिफेक्ट हो गया जिसको पता लगाया ही नहीं जा सकता था नॉर्मली। मैं वापस गया, मैंने कहा भाई साहब तुमने तो वाइट दे दी यार, और ये ऐसा डिफेक्ट है जो मैं पता ही नहीं लगा पाया। तो फिर वो मुझे उसी कार में बिठा के किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगा, बोलेगा साहब इनको चश्मा लगाओ। अरे गेटिंग दी कॉन्सेप्ट में बोल क्या रहा हूं साहब, आप ऐसा डिफेक्ट जो नॉर्मली पता नहीं लगा सकते, उसी में तो आप बोलोगे यार कि ये कैसे पता चलेगा मुझे, अब उसका इंजन डिस्टर्ब है, ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है साहब। उसमें सी वाली बात आपकी काम कर जाएगी। अगर कोई लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन, अगर कोई लेटेंट डिफेक्ट पाया गया, लेटेंट डिफेक्ट, तो साहब फिर आप उस बेसिस पर उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी चावल ही खरीदे थे ना, चावल को मैंने देखा बल्क क्वांटिटी को सब बढ़िया थे, लेकिन चावल में प्रॉब्लम क्या थी, अंदर, चावल के अंदर छोटे छोटे कीड़े लग रहे थे।
जो बाद में बड़े हो जाएंगे जब उनको खाद पानी मिलेगा। तो ये पता लगाना पॉसिबल। अब कल को मुझे पता चला मैंने चावल बनाए तो चावल नॉनवेज बन गए, मुझे पता लगा, मैंने कहा ये तो दिक्कत हो गई यार। अब मैं, ये वो डिफेक्ट है जो कि छुपा हुआ है, लेटेंट डिफेक्ट है, इसके बेसिस पर मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। पहला कौन सा था साहब? 14A क्या बोलता था? कंडीशन एज टू टाइटल। सेक्शन 15 क्या बोलता था? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। 17 क्या बोलता है? सेल बाय सैंपल। बहुत शानदार है। अच्छा, मैंने कहा ये बोल रहा सेल बाय सैंपल, एक बार और समझा दो, बस मैं कूदने वाला था। आगे की लाइन बता दूं? अच्छा चलो साहब, जब तक मैं पानी पी रहा हूं आप पढ़ लें। अब जनरली आपको ऐसा देखने को मिलता है, सेल बाय सैंपल कम होता है, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन ज्यादा होता है। मतलब जब वो मुझे चावल दिखा रहा था ना ऐसे, वो चार बातें भी कर रहा था। साहब यही वो चावल है जिसको खा के मैं बड़ा हुआ हूं। अरे समझ रहे हो ना बात को? अगर कोई सेल हुआ है सैंपल प्लस, तो अब आपका जो बल्क क्वांटिटी होगा वो सैंपल से मैच नहीं होना चाहिए, सैंपल से तो होना ही चाहिए। मतलब सामने वालों ने मुझे लड़की भी दिखाई, उसके गुण भी बताए, तो जो लड़की आएगी वो वो साहब जो उनने फोटो में दिखाया था वो उससे भी मैच होनी चाहिए, थोड़ी बहुत फिल्टर को छोड़कर। और जो डिस्क्राइब किया था कि हमारी बच्ची तो गऊ है, तो वो फिर गऊ ही निकलनी चाहिए। गऊ नहीं समझते हो? गाय जैसी है, तो वो बैल नहीं बन जाए। अरे समझ रहे क्या मेरी बात को? अब प्रॉब्लम ये होती है एग्जाम में तुम्हें ये एग्जाम्पल याद आएगा, कॉन्सेप्ट याद नहीं आता साला। अरे चलता क्या, आओ साहब पढ़ लेते हैं। वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज बाय, मतलब बेटा अब दोनों चीजें आ गई हैं, सैंपल भी है प्लस। द इंप्लाइड कंडीशन इज दैट bulk of goods supplied shall correspond, मतलब कल को बेचा गया था सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन के द्वारा, तो आपका गुड्स सैंपल से तो मैच हो रहा, डिस्क्रिप्शन से फिट नहीं बैठ रहा। आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो। साहब डिस्क्रिप्शन पर तो फिट बैठ रहा लेकिन सैंपल पर नहीं बैठ रहा, तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल। साहब अगर दोनों में बेचा गया है, दोनों से बेचा गया, तो मैच भी दोनों से होना, बोलो सर चलेगा? अच्छा आप बार बार जब वर्ड पढ़ रहे हो तो वर्ड आ रहा है करस्पॉन्ड, आ रहा, ये शब्द है जो आपको लेके चलना है, मैच है ना, यहां से लैंग्वेज आती है, चलेगा साहब? इन केस द गुड्स करस्पॉन्ड विद द सैंपल बट नॉट टैली विद डिस्क्रिप्शन और वाइस वर्सा और बोथ, द बायर कैन, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि जब सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन हो तो करस्पॉन्ड भी दोनों से होना, किसी एक से हो और दूसरे से ना हो, इन दैट केस आप एज अ बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो। मैंने बोला कर सकते हो, करोगे ऐसा जरूरी है क्या? अरे आप वेवर भी तो कर सकते हो, आप कन्वर्ट भी तो कर सकते हो, तो जरूरी थोड़ी बेटा है कि हर गलती की सजा मौत ही हो, है कभी कभी जिंदा रख के भी मारा जा सकता है आदमी को। हाँ बेटा ये सिलेबस में नहीं, हाँ ढूंढ रहे हो तुम कि कहाँ लिखा है, ये तो मैं ऐसे कुछ भी बोल देता हूँ। बोलो साहब क्या सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन समझ में आया? पक्का? चलो साहब अगला क्या है? कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। फिटनेस मतलब पर्पस। अरे अपन नहीं बोलते हमारे पर्पस पे फिट होना चाहिए, फिट होना चाहिए, वही फिट है। तो फिटनेस मतलब अच्छा जिम जाना पड़ेगा गुड्स लेके, हैं? हाँ उसको ऐसा लगा जिम वाले को, वाह अब मेरी बात आई है, कहां थे अभी तक?
और लॉ भी बोलता है फिटनेस की, तो मैं आज से और जिम करूंगा। हाँ, यहाँ वो नहीं है बेटा, है यहाँ फिटनेस अलग है साहब। हाँ, आपके पर्पस पे सूट करना चाहिए, ऐसा बोल दो ना। उतना बोल के रोके, नहीं नहीं कुछ नहीं। चलें सर, अब कुछ तो बढ़िया लिखा है। हाँ, ऑर्डिनरली मतलब जनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर एनी पर्टिकुलर। देखो इस लाइन ने ना दुनिया आपकी बदली है। यहाँ लिखा है नो इम्प्लाइड कंडीशन, जबकि हम इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि बेटा क्वालिटी का मतलब कुछ भी नहीं होता है साहब। कैसे? आप मुझे बताओ, क्या क्वालिटी डिफरेंट पर्सन के हिसाब से डिफरेंट नहीं होती है? तो क्वालिटी के कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन तो हो नहीं सकती साहब। आप जितनी चीजें परचेज करते हो आपके हिसाब से हो सकता है वो क्वालिटी वाली हो, मेरे हिसाब से वो क्वालिटी वाली। तो ऐसी जनरली क्वालिटी को लेकर कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है, क्योंकि क्वालिटी में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए उन्होंने पहली लाइन बोली कि क्वालिटी को लेकर ऐसा कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है। फिर आगे, हाउएवर द कंडीशन एज टू रीजनेबल। अच्छा, मैंने बोला मैं एक टी शर्ट खरीदने गया, नहीं ये तो फ्री में मिली है, हाँ फिर भी खरीदने गया। अरे ठीक है ना। अच्छा, टी शर्ट में आप कोई भी कपड़ा खरीदने जाएं, सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है। कोई बिल्कुल प्योर कॉटन पहनते हैं, कोई लिनन पहनते हैं, और कोई अलग अलग। करेक्ट ना बात? डिफरेंट पर्सन के हिसाब से क्वालिटी डिफरेंट है, चलेगा। लेकिन सब इतना मान के तो चलते हैं कि जब मैं टी शर्ट पहन रहा हूं तो हाथ की जगह से ही हाथ निकले। अरे अरे रीजनेबल क्वालिटी की तो बात करोगे ना, कि सब ऐसा नहीं हो पहनते साथ ही। उतनी रीजनेबल क्वालिटी तो उसमें होनी। देखो जैसे ही ये बात बोली थी ना, सेलर बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा अब मैं बनाता हूं, देखो कपड़ा घर तक ले जाते अगर गाड़ी से आए हो, टू व्हीलर से, हवा में ही फट जाएगा वो। बाइक के प्रेशर कोई नहीं झेल पाएगा। और जब तुम एज अ बायर कुछ बोलोगे, मैं बोलूंगा देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन। तो उन्होंने बोला नहीं, ये बात सही है कि क्वालिटी को लेकर कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, फिर भी रीजनेबल, हाँ वो तो होनी चाहिए ना साहब। शर्ट पहनने के काम आती तो पहनने के काम आनी चाहिए, वो उसकी रीजनेबल फिटनेस और क्वालिटी है। अरे हाँ, चलो आगे क्या लिखा। सो द कंडीशन एज टू रीजनेबल फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी इंप्लाइड इफ द बायर हैड made known to the seller the purpose of his purchase and relied upon the skill and judgment of the seller to select best goods। ये अक्सर हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है। आपको कब जब किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है, जैसे जब हम स्मार्ट पैनल खरीदने गए साहब, हमें कोई नॉलेज नहीं था। हमने हमारे सेलर को पर्पस बता दिया, हमने ये बता दिया कितने घंटे यूज होगी, हम कहाँ इसको यूज करने वाले हैं, हमें इस टीवी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं जो हम सोचते हैं होने चाहिए, लाइक पीडीएफ ओपन हो जाए, लाइक कोई इमेजेस हो जाए, वीडियो चल जाए, यूट्यूब चल जाए, ये सारे पर्पस हमने बताए। और हम बिलीव करते हैं कि सेलर हमारी बातों को सुनकर, हमारे पर्पस को सुनकर जो भी सजेशन देगा हम उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हमें मानते हैं कि वो स्किल्ड है। तो दो बातें मैंने बोली, एक तो बायर ने आपका पर्पस, अपना पर्पस बता दिया है, दूसरा वो रिलाई कर रहा है सेलर की स्किल और जजमेंट पर, तभी ये कहानी आगे बढ़ेगी बेटा। मैंने मेरा पर्पस बताया लेकिन मुझे सेलर की शक्ल देख के लगा इसके बस की नहीं है, अब मैं ही देख लेता हूं मेरा सामान। दैट मीन्स यू आर नॉट रिलाइंग ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। जब आप उसकी स्किल और जजमेंट पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो, तो कल को अगर आप अपने घर कोई गलत सामान ले जाओ तो क्या बोल सकते हो मैंने तुम्हारे बोलने पे लिया? नहीं बोल सकते हो। वो बोलेगा मेरा बोला सुना ही कहां आपने, मैं बोल रहा था मत करो शादी मत करो, तो मैं तो पड़ी थी करने की। हाँ, यहां भी देखो एग्जाम्पल, मैंने बता दिया मेरा पर्पस कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। सेलर कौन है? पंडित जी। मैं रिलाय करता हूं उसकी स्किल और जजमेंट पर कि पंडित जी आपने बहुत शादी करवाई है। अब उसके स्किल और जजमेंट पर विश्वास करते हो अगर मैं शादी कर लूं, कल को कोई दिक्कत आए मैं बोलूंगा पंडित जी की कॉलर पकड़ के कि पंडित जी तुमने बोला था ये गऊ है, ये तो सांड निकली। अरे गेटिंग दी कॉन्सेप्ट ना। अरे इन बातों को आप अन्यथा ना ले, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तो वैसे यार मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं बस। लेकिन अगर मैं पंडित जी की स्किल और जजमेंट पर बिलीव ही ना करूं तो पंडित जी मजे लेंगे, बोले देख लिया
मैंने बोला था। अरे हाँ, अरे पक्का। आओ साहब पढ़ो। हाँ, एक तो रिकॉर्डेड भी चल रहा है, कल को आदमी बोले क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी बकवास कर रहे हो। देखा, बच्चा मेरा ही बच्चा बोल रहा है। बुरा बोलने के लिए बिल्कुल आदमी तैयार रहता है, आप मौका तो दो। चलो साहब आए पढ़े। क्या बोला साहब, रीजनेबल फिटनेस होनी चाहिए। आगे क्या लिखा, इंप्लाइड कंडीशन होगी अगर, अगर इफ लिखा है, इफ बायर हैड मेड नोन टू दी सेलर दी पर्पस ऑफ हिज परचेज। अगर बायर अपना पर्पस बता देता है कि मैं ये सामान किस पर्पस के लिए खरीद रहा हूं, एंड रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, और अगर वो विश्वास करता है स्किल और जजमेंट किसकी, सेलर की, गुड्स को सिलेक्ट करने के लिए, एंड सेलर हैज ऑर्डिनरी हैड बीन डीलिंग इन दोज, और जो सेलर है जिसकी स्किल और जजमेंट पर मैं विश्वास कर रहा हूं वो जनरली उन्हीं गुड्स में डील करता है, तो आगे क्या होगा, दिस इंप्लाइड कंडीशन विल नॉट अप्लाई इन द गुड्स हैव बीन सोल्ड अंडर द ट्रेडमार्क और। अच्छा, आप जाकर बोलो दुकान पर कि साहब ऐसा कोई साबुन दे दो नहाने का है जिसको नहा के ऐसे ठंडक हो, है खुशबू आए। आपने कोई ब्रांड का नाम, कोई ट्रेडमार्क बताया क्या, नहीं बताया, करेक्ट। वो अपनी स्किल और जजमेंट के बेसिस पर कोई बढ़िया सा साबुन लेगा, बोला सर इससे नहाओ मजा आएगा आपको, कल को मुझे मजा नहीं आए, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन मैं जाकर डायरेक्ट बोलूं साहब डिटॉल दे दो, है मतलब सिंथॉल दे दो, ये अंडर द ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम बेचा जा रहा है, उसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है। वहां पर आप इंप्लाइड कंडीशन फिर नहीं बोल सकते हो। अरे बात समझ में आ रही क्या, पक्का जी। एंड सब साथ में चाहिए ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल करके बताया तो, कि मैंने पर्पस तो बताया लेकिन मैं विश्वास ही नहीं करूं, जब विश्वास ही नहीं करो उसकी बात पर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपकी जिम्मेदारी है ना, फिर तो यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगा बेटा। आगे साहब, देयर इज इंप्लाइड कंडीशन ऑफ द पार्ट ऑफ सेलर दैट गुड्स सप्लाइड शैल रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दिस बायर वांट देम प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। साहब ये सेलर की जिम्मेदारी है, कौन सी जिम्मेदारी है सेलर की, कि साहब जिस भी पर्पस के लिए बायर खरीद रहा है वो गुड्स उसके पर्पस में फिट होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट में क्या लिखा है, द बायर शुड हैव मेड द नॉन टू द सेलर। साहब पहली कंडीशन क्या है, बायर ने बताया हो अपना पर्पस कि वो गुड्स के पर्पस के लिए यूज करना चाहता है। दूसरा, बायर शुड रिलाई ऑन स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। एंड तीसरा, गुड्स मस्ट बी ए डिस्क्रिप्शन डील्ड इन बाय दी, जो भी गुड्स बेचे जा रहे हैं उसमें जनरली ऑर्डिनरी सेलर हमारा डील करता है। मतलब कल को अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए तो आप पॉइंट में आंसर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दी बिग पैराग्राफ। बोलो साहब चलेगा, तो आप यहां से लिख सकते हो और ये 3 ABC कर देना। अरे बोलो, लेकिन आगे क्या लिखा है, कुछ कुछ गुड्स बेटा ऐसे होते हैं जो एक ही पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो क्या उस केस में भी बायर को बताना पड़ेगा हैं कि एक प्लेट डोसा लगा दो, खाना है मुझे, है? अरे अगर कोई गुड्स सिंगल पर्पस के लिए यूज होता है तो वो तो बाय डिफॉल्ट है कि बायर ले रहा है तो उसी के लिए यूज करेगा, तो क्या उसको बताने की फिर जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो, वही लिखा है नीचे। बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ो, 12। पढ़ लिया साहब? उसने देखो किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम बताया कि मुझे इस कंपनी की स्विंग मशीन चाहिए। सब ब्रांड में तो अब भी हमने पढ़ा, ब्रांड और ट्रेडमार्क के केस में तो ये इंप्लाइड कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती है। चलेगा साहब? आ जाते हैं साहब अगला, सेक्शन 16(2) सबसेक्शन 2। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या लिखा साहब? कंडीशन एस टू मर्चेंटेबिलिटी। साहब दो कंडीशन जब तक पूरी नहीं होंगी ये इंप्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। कंडीशन नंबर 1, गुड शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन।
जब भी गुड्स को बेटा डिस्क्रिप्शन के केस में खरीदा और बेचा जाएगा तब ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। एंड दूसरा क्या, सेलर शुड बी डीलर ऑफ दैट गुड्स। जो गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे जा रहे हैं जनरली सेलर उन्हीं गुड्स में डील करता है। अब मर्चेंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बेचने लायक। साहब जिन गुड्स को बेचने खरीदने की बात हो रही है वो बेचने लायक होने तो चाहिए। तो ये कब लगेगा साहब, जब गुड्स किसके द्वारा बेचे गए हों, बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, एंड जो सेलर है वो डील करता है उन्हीं गुड्स में। लेकिन एक प्रोवाइडेड दैट भी आएगा। डिस्क्रिप्शन से बेचे जा रहे थे लेकिन एज अ बायर आपको अपॉर्चुनिटी मिली एग्जामाइन करने की, चेक करने की, और जो नॉर्मली आप डिफेक्ट चेक कर सकते थे, जो नॉर्मली डिफेक्ट पता लगाए जा सकते थे, आपने जानबूझकर उनको इग्नोर किया। आपने बोला ब्लैक कार था, व्हाइट दिख रही है, फिर भी आप बोले हाँ हाँ ब्लैक है। हाँ तो इसमें आपकी गलती है। फिर आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि मर्चेंटेबल क्वालिटी में नहीं है। अरे हाँ, क्या बात समझ में आ रही? बस यहां पर यही लिखा है साहब। लास्ट आ गए साहब कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये बेटा जनरली कहां पर लगता है, ईटेबल्स एंड प्रोविजंस के केस में। जो आपके सामान होते हैं ना खाने पीने वाले, उस पर लगता है होलसमनेस। आप समझे साहब, ये बोल रहा है खाने पीने वाली चीज देखो मर्चेंटेबल क्वालिटी में तो होनी चाहिए। भाई ऑब्वियसली बात है ना, बेचने लायक तो होना चाहिए। मैं मिठाई खरीदने गया, पता चला उसमें से स्मेल आ रही, क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी में? आंसर इज नो। तो उन्होंने ये बोला कि देखो ये मर्चेंटेबल क्वालिटी तो होगा ही होगा, वो तो होनी चाहिए बेचने लायक। साथ में क्या होना चाहिए, इंप्लाइड कंडीशन एक और होनी चाहिए कि वो होलसम होने चाहिए, मतलब संपूर्ण होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, वैसे कुछ हेल्दी होने चाहिए, वैसा कुछ बोला है। एक बार एग्जांपल नंबर 15 पढ़ लो। बोलो सब चलेगा? तो ये सारी जो अभी तक हमने पढ़ी वो क्या थी, इंप्लाइड कंडीशंस। कंडीशन बोले तो अगर इनका ब्रीच हो जाता है तो यू कैन कैंसिल और रेप्यूडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट। कितनी थी साहब? सबसे पहला था कंडीशन एज टू टाइटल, जो बात करता है ऑनरशिप की। दूसरा कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, अगर कोई भी सेल डिस्क्रिप्शन से होता है तो जो क्वांटिटी होनी चाहिए, जो बल्क होना चाहिए, वो करस्पॉन्ड होना चाहिए विद डिस्क्रिप्शन। सैंपल होता है तो वही सैंपल मैच होना चाहिए, करस्पॉन्ड होना चाहिए विद सैंपल। दोनों होगा तो दोनों से ही मैच होना चाहिए। सर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस मतलब पर्पस, क्वालिटी की बात हुई। मर्चेंटेबिलिटी मतलब बेचने लायक, और होलसमनेस हमने ईटेबल और प्रोविजन के केस में बात करी। यहां पर साहब आपका समाप्त हो जाता है इंप्लाइड कंडीशंस। आगे जाकर हम क्या पढ़ेंगे साहब? अच्छा, वारंटी के केस में क्या होगा साहब? यू कैन नॉट रेप्यूडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन ओनली क्लेम। बोलो सब चलेगा? क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट? बिल्कुल क्लियरिटी। चलें साहब आगे की बात करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।